भरतपुर गांव में किशन नामी व्यक्ति घड़े बनाया करता था। वो इतने अच्छे घड़े बनाया करता था कि आसपास के सभी गांव वाले उसी के पास घड़े खरीदा करते थे। उसके पास जीने के लिए जितना धन चाहिए उतना था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वो दिल की बहुत अच्छी थी। पति का सहारा बनकर सभी कामों में उसका हाथ बटाती थी। शादी होकर बहुत साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर कोई संतान नहीं हुई। देवताओं से मन्नत मांगने के बाद एक लड़का हुआ उनको। किशन बाबू का उस गांव में एक अच्छा दोस्त है। उसका नाम था प्रकाश। उसके 3 बच्चे थे। सत्या के पैदा होने की खुशी उन पति पत्नी को ऐसा लगा कि सारी दुनिया उन्हें मिल गई। पहले जिन जिन देवताओं से मन्नत मांगी थी उन सबकी मन्नत पूरी की। उसी तरह तीर्थ यात्रा भी करके आ गए। बच्चे को ऐशो आराम से राजकुमार की तरह पालने लगे। अब आगे अपने बेटे का भविष्य के बारे में जानने के लिए एक दिन एक ज्योतिषी को बुलाकर अपने बेटे का जातक दिखाया किशन ने। तब वो ज्योतिष उस बच्चे के जन्म का समय, दिन, नक्षत्र सब देखकर उसके भविष्य के बारे में ऐसा कहा। बेटा, अब तुम्हारा बच्चा नाजुक कली की तरह है। उसे सही मार्ग में चलाना अब तुम माता पिता के हाथ में है। यदि वो प्रायोजिक होना हो या अप्रायोजिक होना हो, वो सब तुम्हारे पालन पोषण के आधारित है। इकलौता बेटा समझकर ज्यादा लाड प्यार के बजाय एक अच्छी तरबियत और अच्छे सिद्धांत पर तुम अपने बेटे का पालन करोगे तो वो एक अच्छा कामयाब इंसान बनेगा। वरना उस ज्योतिषी की बातें सुनकर लीलावती ने इस तरह कहा, इन्हें बच्चे बेहद पसंद है। हमारे इस बच्चे को वो कितना प्यार करते हैं मैं बता नहीं सकती स्वामी। ऐसा क्या? अब जरा ख्याल रखकर पालना। समझ गए ना? वो याद रखना। उस तरह कहे ज्योतिषी के बातें किशन के दिमाग में नहीं उतरे। हर दिन बेटे को उठाकर उसका पालन पोषण देखने में ही दिन गुजर जाता। बेटे का सारा काम वो खुद ही किया करता था। लीलावती भी अपने बच्चे को लाड प्यार से ही देख लिया करती। ये मेरा बेटा है, क्या समझी? मेरी जान है, ये मेरा हीरा है। ये बड़ा होकर क्या बनेगा देख लेना। कहकर अपने बेटे का पैर जमीन पर रखे बिना बेहद लाड प्यार से पालन कर रहा है किशन। इस तरह उधर प्रकाश के बच्चे और इधर किशन का बेटा धीरे धीरे बड़े होते गए। पर प्रकाश अपने बच्चों की परवरिश में बहुत ज्यादा श्रद्धा लिया करता था। ज्यादा लाडो प्यार किए बिना कब क्या बोलना चाहिए उस तरह बोलकर अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत और अच्छे सिद्धांत पर परवरिश करता था। वो देखकर किशन प्रकाश से इस तरह कहा, दोस्त, बच्चों को इस तरह पाबंदियों से नहीं पालना चाहिए। बच्चों के दिलों को तकलीफ होगी। तुम नहीं जानते दोस्त, माँ बाप के जिद लाडो प्यार से बच्चे बिगड़ जाने का अंदेशा भी है। कुछ डरा धमका के जब जब बोलते रहे तो उन्हें अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। हम जो भी करते हैं उनकी भलाई के लिए ही ना। हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह बच्चों को झड़कना सजा देना नहीं आता। मेरे बच्चे को मैं लाड प्यार से ही पालूंगा। देखते हैं किसके बच्चे काबिल होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ सुनो दोस्त, आज तुम लाड प्यार से अगर बच्चे को सिर पर चढ़ा लोगे तो कल वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, समझा करो। इस तरह कहने पर प्रकाश के बातें किशन को कड़वी लगी। उसके बावजूद उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। किशन बढ़ते हुए अपने बेटे को वो जो चाहा चुटकियों में लाकर दिया करता था। अच्छे अच्छे कीमती कपड़े, पंचभक्ष परमान्न से बेटे को ऐशो आराम से राजा की तरह पाल रहा है। मैं इतना धन किसके लिए कमाया? मेरे बेटे के लिए ही ना। इस ऐश्वर्य का भोग उसे पाने दो। दोनों पति पत्नी बेटा ही उनकी दुनिया समझकर जिए जा रहे हैं। इस तरह दिन गुजरते रहने पर बच्चे बड़े होने लगे। प्रकाश अपने तीनों बेटों को पाठशाला में दाखिल किया। किशन भी अपने बेटे को पाठशाला में दाखिल कराना चाहा, लेकिन बेटे ने पाठशाला नहीं जाऊंगा कहकर जिद किया करता था। बेटे की मर्जी को इनकार किए बिना किशन ने ऐसा कहा, मेरे बेटे को पढ़ने के लिए बहुत उम्र बाकी है।
आज नहीं तो कल वो पढ़ लिख लेगा। इस तरह बेटे को पीछे डाल लेकर 2 साल तक पाठशाला की सूरत नहीं दिखाई बेटे को। तीसरे साल पाठशाला जाने के लिए कहा तो सत्या ने ऐसा कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता पिताजी। बेटे की जिद को मनाए बिना खुद को मानना पड़ा। एक दिन प्रकाश से मिलकर अपने बेटे के बारे में ऐसा कहा, दोस्त, मेरे बेटे की परिस्थिति मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो बहुत जिद्दी हो गया है। ये सब तुम्हारी बदकिस्मती। ज्यादा लाड करने से उसका नतीजा ऐसा ही होता है। बच्चों को कब क्या कहना चाहिए वैसा कहने से ही सुनते हैं। क्या समझ में आया? मेरे बेटे को जरा डांट भी नहीं सकता मैं, तो फिर उस पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? वो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मुझे जो बोलना था वो मैं बोल दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। इस तरह प्रकाश के इतना समझाने के बावजूद किशन के कानों में नहीं उतरी उसकी बातें। फिर वक्त गुजरता गया। जिस बेटे को पाठशाला जाना था उसके बजाय किशन के लाड़ प्यार के वजह से वो जिद्दी हो गया। वो इतना घमंडी हो गया कि माता पिता की बातों को ठुकराने लगा। बेटे को इतना सिर चढ़ा कर रखे थे कि उसे सजा देने की बजाय बस खामोश रहा करते थे। बस इस तरह सत्य जवान हो गया। अब तक जो नहीं थी उन सब बुरी आदतों में पड़ गया और ठीक से घर पर भी नहीं रहा करता था। जब देखो गांव-गांव घूमकर मजे उड़ाता। लेकिन बेटा जब भी पैसा मांगा इनकार किए बिना, ना कहे बिना, जो जितना पूछा उतना देने लगे दोनों माता पिता। मैं जितना भी पैसा कमाया वो उसके लिए ही है ना। मेरी सारी दौलत को वो चाहे जैसा भी शौक करे, मुझे कोई फिक्र नहीं। उसके बदले में वो हमें अच्छा देख ले तो ही बस है। सोचकर बिगड़ते जा रहे अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद होने लगा। प्रकाश के बच्चे तो अच्छी तरबियत से परवरिश पा रहे हैं। हर वक्त अपनी पढ़ाई और माता पिता के सेवा के बाद उसके घर और खेत बाड़ी का काम देखकर बहुत ही बुद्धिमान बने जा रहे हैं। प्रकाश के बच्चों की परवरिश देखकर किशन प्रकाश बाबू से ऐसा कहा, दोस्त, बच्चों की परवरिश के बारे में तुम बिल्कुल सही हो। मैं खुद अपने हाथों से लाड प्यार में बिगाड़ दिया। आजादी देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं ही। हाँ, तुम्हारा अधिक लाड प्यार से ही तुम्हारा घर उजड़ गया। जो बचपन का बिगड़ा हो वो बड़ा होकर भला कैसे सुधरेगा? अपने पुत्र की हीन स्थिति को देखकर किशन और उसकी पत्नी गमज़दा हो गए। सत्य मात्र आधी रात को घूम फिरकर घर आने लगा। ये देखकर बेहद दुखी हुआ करते थे माता पिता। अब तो सत्या माँ बाप की बात बिल्कुल ही नहीं सुनने लगा। बिल्कुल आवारा हो गया। कोई कामकाज तो था नहीं। गांव में घूम फिरकर शौकीन बन गया और फिर अनपढ़ जाहिल बन गया। अब किशन अपने बेटे के करतूतों को देखकर बर्दाश्त न होकर बेटे को तनकीद करना शुरू किया। सत्या गुस्से में बाप को जवाब दिया करता था। बेटे की ऐसी हरकतें देखकर अपनी गलती को मान लिया किशन। मेरे बेटे की बर्बादी का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरे कर्म का कर्ता भी मैं ही हूँ। अब क्या करूँ? इस तरह कहते हुए सिर पटक लिया किशन। रोज रोज घर में चिल्लाना पुकारना होने लगा। सत्या बिल्कुल हाथ से निकल चुका था। पिता का इस तरह पीछे पड़ना देखकर पिता के नाम से उसे नफरत होने लगी। कई दिनों से बुखार से पलंग पर पड़े बाप की तरफ एक नजर भी नहीं देखा उस खुदगर्ज बेटे ने। इस तरह जुए में सारी धन दौलत हार चुका सत्या। अब किशन अपने बेटे की दुश्चर्या को देखकर घुटघुटने लगा। बेटे में बदलाव आने के लिए कई देवताओं से प्रार्थना की। इस तरह किशन की सेहत खराब होने लगी। पक्षवात से दोनों पैर गिर गए। तो अपने पति की इस स्थिति को देखकर लीलावती अपने बेटे से ऐसे कहने लगी, सुन बेटे, तुझे जन्म देने के बदले में हमें इस तरह तड़पाएगा। पिता पक्षवात से पलंग पर पड़ा है तो कम से कम एक गिलास पानी तो दिया होता। अब क्या जरा उनका इलाज भी करवाएगा या नहीं? इस तरह कहने पर माँ की बात का असर होकर पिता को बैलगाड़ी में लेकर पास के गांव में रहने वाले एक आयुर्वेदी वैद्य के पास ले जा रहा था। अगर उस गांव को जाना हो तो
बीच में एक घने जंगल से गुजरना होगा। रास्ते से गुजरते वक्त एक शेर सामने से आकर उन पर हमला कर दिया। उस घटना से किशन जाकर एक दलदल में गिर गया। सत्या प्राण भय से उधर इधर देख रहा है। बेटे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे मुझे बचाओ, बाप रे, डूब रहा हूँ। कहकर जोर जोर से चिल्ला रहा है। सत्या एक रस्सी बाप की तरफ फेंककर ऊपर खींचने लगा। मेरे बच्चे, जल्द तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो शेर तुम्हें खा जाएगा। मेरे खातिर तुम अपनी जान खतरे में मत डालना। चले जाओ बेटा, चले जाओ, चले जाओ। इस तरह पिता के कहने पर सत्या रस्सी फेंककर भाग गया और किशन उस दलदल में डूबकर मर गया। घर पहुंचकर जो हुआ वो माँ से कहा। वो सुनकर माँ सदमे से तीर्थ यात्रा के लिए चले गई। सत्या अकेला पड़ गया। तब वो सोचने लगा, पिताजी मरते मरते भी मेरा भला ही सोचे। मेरे लिए इतना करने के बावजूद मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। आखिरकार उनकी जान भी नहीं बचा सकने वाला असमर्थ बेटा बनकर रह गया। छी छी, मेरे इस पाप के लिए नसीहत नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए।